बीजेपी ही क्यों, और भी विकल्प थे आपके पास? कांग्रेस की वर्किंग मैं जानता हूं कि 1980 में फैसला किया गया कि सिखों को मार के 85 का इलेक्शन जीतेंगे। नहीं तो क्या आपको लग रहा है बीजेपी एक वायबल ऑप्शन है पंजाब में? बीजेपी ही इज दी ओनली ऑप्शन। सांसद भी बन गए हैं अमृतपाल, अब कुछ लोग संत कह रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादी कह रहे हैं, कुछ लोग खालिस्तानी कह रहे हैं। लोगों के मन में विकास लाना चाहिए। जहां अमन शांति नहीं होगी वहां डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन मुसलमानों को उतना ट्रस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? मुसलमान बहुत अच्छे हैं। माइनॉरिटी के मन में डर की भावना है। ये फैसला हुआ 12 जनवरी 1978 को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया जाए। उस साथ में एक कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब भी बनाया गया। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आपकी नीति क्या है? एक भी परिवार का बच्चा उदास हो, निराश हो तो क्या परिवार खुशी से रह सकता है? ये तो 20% से ज्यादा लोग हैं। ये हमारा परिवार है। 50 से ज्यादा बच्चे IAS में क्वालिफाई किए मुस्लिम कम्युनिटी से। किसी ने भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। तो ये कह सकते हैं कि भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही शायद एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभालता। पॉलिटिशियन जो है उनको अपना होता है कि मुझे बड़ी सारी सिक्योरिटी मिल जाए। लोगों में तो जाते नहीं है, लोगों को मिलते नहीं है, लोगों की बात नहीं सुनते। और ऐसी दुकानदारी है, डेथ सर्टिफिकेट लेना है तब भी पैसे दो, कि दे आर रियली इनटू द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। नौकरी कर रहा है कोई व्यक्ति और वो राजनीति में आना चाहता है तो क्या तैयारी करे? बात यह है कि आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ एक आशा की किरण बनो गरीब आदमी के लिए, तो भगवान आपकी मदद करेगा। आप सर्विस छोड़े या ना छोड़े, जब भी आप चाहोगे राजनीति आपको जगह देगी। देश आगे बढ़ रहा है, एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं। तो उसमें लिखा कि 2% DA इंक्रीज हुआ है। उसमें ये लिखा गया कि शायद 65 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा और 60-65 लाख ही पेंशनर्स को होगा। कोई भी सरकार 2% से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। यूरोप में जाइए, लोग सरकारी नौकरी की तरफ देखते नहीं है। मे बी दी लास्ट ऑप्शन। इस तरफ ज्यादा करना चाहिए कि वो अपना काम करें, लोगों को रोजगार दें। जय हिंद, जय भारत साथियों, आज के पॉडकास्ट में एक और खास शख्सियत हमारे साथ हैं। पूर्व IPS ऑफिसर भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पोजीशन पर रहे हैं और वर्तमान में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट। आपका शुक्रिया जी, नमस्कार। सर सबसे पहला तो सवाल यही है, मैं ऑडियंस के माध्यम से भी, और लगातार लोग हमसे पूछते हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं वो राजनीति में कैसे आए, और आपने तो IPS की नौकरी छोड़कर राजनीति में पदार्पण किया, तो ये फैसला क्यों लिया गया? देखो, मैं जब नौकरी में भी था जी, तो कोशिश कर रहा था कि लोगों की सेवा की जाए, जी, क्योंकि मैंने ज़्यादा समय पंजाब में बिताया है और पंजाब में जो पुलिस सिस्टम है, जी, लोगों का उसमें विश्वास नहीं है ज़्यादा। लेकिन मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने कोशिश की है लोगों का विश्वास जीतने की, सेवा करने की। नहीं बेटा, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, विश्वास नहीं है ज़्यादा। हाँ, इसका इसमें कोई सच नहीं। कारण क्या, कुछ कारण ये है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए आपको सच का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। हमारे कुछ शॉर्टकट मैथड हैं जिससे लोगों को लगता नहीं कि इंसाफ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि विद माई एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है जी, कि ये पंजाब की मिलिटेंसी भी पुलिस ने ही खड़ी कर दी। अच्छा, इसमें जो इसको अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। और नहीं हुआ। उसका ऐसा नहीं है। अब देखिए, एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है कंप्लेंट करने के लिए, वो उसको वहीं पकड़ लिया जाता है और फिर उसी से एजिटेशन शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ वो इतना बड़ा काम नहीं था जो उस समय 82 में जो किया। आई वॉज आल्सो देयर, मेरे सामने हुआ और मैंने उसको रजिस्ट किया कि आप मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन काम हो गया। आज पंजाब जल रहा है। आज तो बहुत स्थिति खराब है। ये स्थिति ये है कि लोगों को जब कोई आदमी इंसाफ करता है, इंसाफ नज़र भी आना चाहिए। दोनों चीज़ होनी चाहिए, इंसाफ होना और इंसाफ दिखना, नजर आना। तो ऐसा है, गरीब आदमी के साथ खड़े होना, जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ खड़े होना, ये बड़ी मुश्किल काम है आज के ज़माने में। जी, सच्चाई के साथ हमने ये काम किया है, इससे नुकसान भी उठाया, लेकिन ऑनेस्टली लोगों का प्यार जीता है। तो जब आपकी सर्विस कंप्लीट हुई उसके बाद आपको लगा आपको राजनीति में? मैं 2 साल पहले ही बाहर आ गया था। उसके पीछे राजनीति में आना नहीं था। अच्छा, और रीज़न थे जिसके लिए मैंने
सर्विस छोड़ी थी। लेकिन राजनीति में एक सवाल है कि बीजेपी ही क्यों? आपने भारतीय जनता पार्टी, और भी विकल्प थे आपके पास तो? देखो, बात ये है कि देश में दो ही पार्टियां हैं मेन जो पंजाब की राजनीति से, एक है कांग्रेस और दूसरी थी नेशनल पार्टी और दूसरी थी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की वर्किंग मैं जानता हूँ, कांग्रेस में कुछ भी ना कहूँ लेकिन उसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसमें मुझे अट्रैक्ट करती कि मुझे वो जाना चाहिए। जैसे कुछ एक दो बात बताना चाहें? जैसे देखो, जब किसी के साथ काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ मालूम होता है उसमें। अब मैं किसी व्यक्ति के ऊपर बात करूंगा वो ठीक तो अच्छा नहीं रहेगा। ये एक हमारे साथी अफसर ने लिखा खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी कि 1980 में फैसला किया गया कि सिखों को मार के 85 का इलेक्शन जीतेंगे। तो वो भी आईपीएस अफसर हैं, 64 बैच के जीबीएस सिद्धू साहब। तो अगर तो उन्होंने गलत लिखा तो उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब वो ठीक बोल रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने तो नाम भी लिया कि कौन कौन 10 जनपद पे हाजिर थे, ये हुआ वो हुआ। तो पंजाब में जितनी समस्याएं खड़ी हुई है लगता है उसके पीछे कांग्रेस बहुत बड़ी जिम्मेवार है। बट उसके बाद भी कांग्रेस जीती, अभी भी पिछली बार सरकार देखो, ऐसा है कांग्रेस का जीतना, देयर शुड बी ए वायबल अल्टरनेटिव आल्सो। लोग इंसाफ चाहते हैं। पंजाब के लोग प्यार वाले लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं। दे हैव बीन बिट्रेड बाय पीपल। तो जिस हौसले के साथ वो चाहते थे काम करना, वो काम ऐसा हो नहीं पाया। पंजाब में पिछले 50 साल से अननेसेसरी एजिटेशन है, हल किसी ने करने की कोशिश नहीं की। नहीं तो क्या आपको लग रहा है बीजेपी एक वायबल ऑप्शन है पंजाब में? क्योंकि बीजेपी को भी तो कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहाँ। नहीं, बीजेपी ही वायबल ऑप्शन है, बीजेपी ही इज़ दी ओनली ऑप्शन। नहीं, वो तो आप क्योंकि बीजेपी के हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं उन बातों पे जाना नहीं चाहता। वैसे तो मैं एक लेखक हूँ जो उस आदमी को लिखता है, हर चीज़ें हम लिखते भी रहते हैं। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के बाद पंजाब में कोई सिख लीडर पैदा नहीं हुआ। महाराजा रणजीत सिंह, उसको हम शेरे पंजाब कहते हैं लेकिन वो शेरे हिंद था। जी बिल्कुल। उसलिए कि 1832 में नवाब हैदराबाद को ज़रूरत पड़ी, वहाँ उनके बगावत हुई, तो फ़ौज जो है वो पंजाब से गई, लाहौर से गई, महाराजा रणजीत सिंह ने भेजी। और वहाँ आज भी रंजीत कॉलोनी के नाम से जगह हैदराबाद में है। तो इसी तरह मैं थोड़े दिन पहले जगन्नाथपुरी गया था, तो वहाँ मंदिर पे हमले हुए, एक दीवार तोड़ दी गई। वहाँ भी फ़ौज लाहौर से आई, शिलोंग से आई। तो उनको ना तो अंग्रेज़ बैठा नज़र आया जो भारत के लोग थे, तो ना ही उनको मुगल बादशाह नज़र आया। उन्हें नज़र आया तो महाराजा नज़र आता था तो उनको इंसाफ के लिए तो महाराजा रणजीत सिंह। नहीं तो आप जब कहते हैं कि आज तक ऐसी लीडरशिप नहीं आई, तो जो बाकी लीडर हैं वो क्या हैं? देखो, किसी की जात पे ना छोड़िए, सोचने की बात है। देखो, वो आदमी था जो सभी धर्मों की इज्जत करता था। वो आदमी था, कोई कुरान मजीद लेके जा रहा था। नहीं, उनकी सेना में मुस्लिम थे, मैंने पढ़ा। उनकी सेना के मुस्लिम थे नहीं, उनके जर्नैल मुस्लिम थे, जनरल मुस्लिम, उनके वजीर मुस्लिम थे। जी जी। तो एक उन्होंने मस्जिदें बनवाई। सिख धर्म में तो जो है हम गिराने वाले नहीं हैं। हमारे छठे गुरु ने, गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने मुसलमान श्रद्धालुओं के लिए श्री हरगोबिंदपुर में मस्जिद बनाई है, वो आज भी खड़ी है जी। मैंने उसके बारे में लिखा भी है। तो ऐसा महाराजा, सबसे बड़ी मस्जिद जो है मूर्श मॉस्क है हमारे कपूरथला में, वो महाराजा जगतजीत सिंह ने बनाई थी। उसके साथ की दूसरी मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं है। इतना बड़ा है, हम मंदिर बनाए हैं तो बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। हम तो दूसरे को भी धर्म, ये चीज़ें महाराजा साहब के यहाँ कोई, उन्होंने पूछा आप क्यों जा रहे हो, कहने लगे जी ये कुरान मजीद मैंने लिखी है, मुझे लगता है कि बाहर का कोई आदमी इसको ख़रीदेगा। उन्होंने कहा अपने वजीर अजीजुद्दीन साहब को कि इनसे पूछिए कितने पैसे ये चाहते हैं। जो उन्होंने कीमत बताई उससे 4 गुना कीमत उसको दे के तो वो उन्होंने कुरान मजीद, आज भी लाहौर पड़ी है वो,
लाहौर में रखी गई है वहाँ उनके लाइब्रेरी में। तो ऐसा व्यक्ति अगर मुझे बता रहे थे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में कि 50 मन सोना और 50 लाख रुपया भगवान जगन्नाथ के मंदिर को दिया उस ज़माने का, उस ज़माने में। तो काशी मतलब ऐसा आदमी जो सबकी इज्जत करता हो और सबको साथ लेके चलता हो, जाति धर्म का भेद ना करे। जाति धर्म का भेद ना हो। तो ऐसा उसका एक मुसलमान लेखक थे, अंग्रेज़ ने उनको एंगेज किया, शाह मोहम्मद, कि आप बताइए महाराजा के को बदनाम करने के लिए फैमिली। लेकिन वो बेचारा इतना अच्छा था, उसने जो लिखा वो सारा महाराजा की प्रेज में लिखा ज़्यादा। अंग्रेज़ ने उसको बंद कर दिया। उसने लिखा राजी बहुत रहते मुसलमान हिंदू, मुसलमान और हिंदू वहाँ खुशी से रहते। अंग्रेज आते थे, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज चाहते थे, हाँ जी। तो अंग्रेज़ों ने फिर इसको डिवाइड किया। सो इसलिए वो आदमी जो पूरे देश में मान्यता प्राप्त करता हो, जो बात हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, अगर आपके पास शक्ति आ जाती है तो फिर वो आप करिए। पंजाब में दोनों सरकारें रहीं, सबसे बड़ी समस्या पंजाबी बोली। अरे पंजाबी बोली का संबंध धरती से होता है, पंजाबियत हमारा कल्चर से होता है, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो आपने उसके लिए किया क्या? लेकिन एक सवाल ये है, वैसे तो पंजाब पे बात बाद में मैं करना चाह रहा था, लेकिन अभी सांसद भी बन गए हैं अमृतपाल। अब कुछ लोग संत कह रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादी कह रहे हैं, कुछ लोग खालिस्तानी कह रहे हैं। ये हो क्या रहा है? पंजाब देखो शांत क्यों नहीं हो पा रहा? पंजाब को जिस लोगों को अगुवाई मिली, उन्होंने भाईचारे को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने और डिवाइड किया। इसको चाहिए तो लोगों के मन में विकास लाना चाहिए। जहाँ अमन शांति नहीं होगी वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहली डिमांड पीस की है। तो हमारा तो पंजाब का जो है ना, एक ही लोगों ने लिखा है, हाँ जी, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिਉਂदा गुरां दे नां ते। पंजाब गुरुओं की धरती है, ये तो प्यार की धरती है, सभी को मिलके चाहिए। वहाँ अशांति हो, जब अशांति रहेगी और कौन कौन उसमें कंट्रीब्यूट करे। अगर मैं किसी से लड़ना ना चाहूँ तो मेरे साथ कौन लड़ेगा? बिल्कुल सही। तो बात ये थी कि एजिटेशंस वर क्रिएटेड टू गेट द पॉलिटिकल पावर। वंस दे गेट द पॉलिटिकल पावर, और दे हैव नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। यही प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जैसे अभी आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी में देखा जाए तो मंत्री के बाद सबसे बड़ा ओहदा यही है। माइनॉरिटी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान तो नहीं होता दिख रहा है। देखो, पहली बात ये है कि स्पष्ट मैं कर दूं कि इंडिया इज़ हेवन फॉर माइनॉरिटीज़। कुछ लोगों को ये बड़ा अजीब सा शब्द लगेगा। जब देश आज़ाद हुआ तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ 15% के करीब थी, थोड़ी 16 से कम जी। आज माइनॉरिटी पॉपुलेशन 20% है, 21% के नज़दीक हमारी यहाँ संख्या बढ़ी है। नंबर 2, यहाँ 4 राष्ट्रपति माइनॉरिटी से बने हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटी से बना है, यहाँ फौजों के अफसर जनरल तक माइनॉरिटी से बने हैं। जो फील्ड मार्शल बने 3, उनमें से मानिक शाह और मार्शल ऑफ द एयर अर्जन सिंह माइनॉरिटी से थे। कोई ऐसी जगह नहीं जहां माइनॉरिटी को इतना रिस्पेक्ट मिलता। कोई बिना किसी से, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, अजरुद्दीन कप्तान बन सकता है, नवाब पटौदी बन सकता है, शमी खेल सकते हैं, अर्शदीप खेल सकते हैं, आवाज़ खान खेल सकते हैं। लेकिन क्या पिछले 5-7 साल में देखा नहीं कि मस्जिद का मुद्दा, मंदिर देखो का मुद्दा ऐसा है आने लगे? देखो, ये जो मुद्दे हैं कुछ ऐसे हैं जो हमें विचार करके बैठना चाहिए। कुछ ऐसी समस्या हैं, जैसे वो एक शेर है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पा। तो हमें अगर ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो उनके बारे विचार करना चाहिए, उनका सही हल क्या है मिल बैठ के निकालना चाहिए। जब तक उस पर हम राजनीति करेंगे तो
तो उसका लाभ नहीं होगा। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे 6 वर्ष लगभग आपका टेन्योर हो गया जी। कोई 1-2 काम ऐसे जो आपको लगता है आपने अपने टेन्योर में किए जिसको लोगों को पता होना चाहिए? देखो, सबसे ज़रूरी काम जो मैं समझता हूँ, जो मुझे, क्योंकि मैं तो मैंने जैसे कहा कि आई एम बेसिकली ए पुलिस मैन, तो मैं आपको कहानी सुना के फिर इसको आगे चलाता हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी लगा, जी। तो बड़ी पुरानी बात है, तो मुझे कोई मिलने नहीं आया। अच्छा। तो एक हफ्ता तक मैंने अपने पीए से पूछा, सुरेंद्र सिंह उसका नाम था, वो कहने लगे साहब आपको मिलने कोई नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? कहते जी इसलिए कि आपसे पहले जो साहब थे, अगर कोई पब्लिक का आदमी उसकी शिकायत करने आता था किसी पुलिस वाले की, तो वो उसको उसी पुलिस वाले के हवाले कर देता था। और 30 तारीख को जो है इतने पैसे लाखों में वो उड़ रहा था कि यहाँ आते हैं और वो आपके घर पहुँच जाया करेंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भाई, अगर मैं नहीं, रेपुटेशन ट्रैवल फास्टर दैन दी मैन, आप मेरे बारे में जानते हो, अगर लोग नहीं आएंगे तो मैं लोगों के पास जाऊंगा। आप हैरान होइए कि 1 साल बाद मैंने एक पब्लिक मीटिंग की, संकल्प फॉर पीस, तो उसमें 80,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया अकॉर्डिंग टू द प्रेस। तो हमारे मुताबिक तो 1 लाख के करीब थे और ठीक भी थे, क्योंकि 20 एकड़ जगह थी, 20 एकड़ में 80,000 के ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते थे, बाकी लोग सड़कों पे थे, और हमने 5 रुपए भी नहीं खर्चे। आज मुझे ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जो मिनॉरिटी से बातचीत करना। जब तक बातचीत, मैं जब से आया हूँ तो मैंने सभी मिनॉरिटी से अलग अलग बात भी शुरू की है। अभी 19 तारीख को हमने सिख भाईचारे से बात की, उनकी बातें सुनी, उनके दिल की, उसके साथ बुद्ध धर्म वालों की भी सुनी। इसी तरह ही मुसलमान भाइयों की, जैन भाइयों की लगातार हम उनसे बात करते हैं, बाहर जाते हैं। मैं पिछले 3 साल में 108 बार मैंने बाहर के दौरे किए। अच्छा, विदेश में नहीं, यहाँ पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट्स में। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिनॉरिटी से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, लोगों को गाइड मैंने कल भी देखा, कल रोजे में हम लोग थे, आपके यहाँ काफ़ी मुस्लिम आए थे, लेकिन मुसलमानों को इतना ट्रस्ट क्यों नहीं हो पा रहा? क्या दिक्कत है? देखो ऐसा है, कुछ तो कमी है, ये तो मानना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि जब तक आप बातचीत का रास्ता नहीं अपनाओगे, मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मैंने तो किताब लिखी है मुसलमान कहाँ बन मुश्किल, बिल्कुल, हाँ। तो इस्लाम में कुछ ऐसा नहीं है जो किसी के खिलाफ है, लेकिन ये देश गुलाम रहा बहुत लंबे समय तक। यहाँ ये इस्लाम की बात नहीं मैं करता, इससे पहले भी जी। जब टैक्सला यूनिवर्सिटी थी हमारी, जी। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा उसके बाद बनी, जी। दोनों डिस्ट्रॉय कर दी गई। उस समय ऑक्सफोर्ड भी नहीं था, जहाँ साइंस की, एजुकेशन, हर चीज़ की अच्छी एजुकेशन दी जाती थी। तो हमारा कल्चर ही जो है ना, उसको तबाह कर दिया गया। यहाँ पोरस ने पंजाब की धरती पे सिकंदर को रोका। उसके बाद जो हमारे लोगों ने, जो देश है ना, वो गुलामी की तरफ चला गया। अभी हमें देश बहुत आज़ाद हुए बहुत समय हो गया। जो कोशिश होनी चाहिए थी, देखिए 77 में पहली बार देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, जिसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने जनता पार्टी में, अटल बिहारी वाजपेयी जी, LK अडवाणी जी और चौधरी चरण सिंह जी। मुझे अडवाणी साहब बता रहे थे, हमने सोचा कि यार मिनॉरिटी के मन में डर की भावना है, इसको दूर करना है, इसलिए एक कमीशन बनाया जाए। वो उस समय एक इन दी रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ये फैसला हुआ 12 जनवरी 1978 को कि नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ बनाया जाए, जो इसमें मैं अब सेवा कर रहा हूँ। उस साथ में एक कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब भी बनाया गया। द बेसिक पर्पस वाज टू रिमूव द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बहुत अच्छा काम था, बड़ी लंबी सोच थी उनकी, लेकिन बदकिस्मती से 79 में फिर वही गवर्नमेंट आ गई जो इसको वहीं रखना चाहती थी।
उसके बाद इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। अच्छा, माइनॉरिटी कमीशन की पावर कम कर दी। हाँ, इसको कई टुकड़ों में बांट दिया गया। जो इसका जो उन्होंने सोचा था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ था, होम मिनिस्ट्री से वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ कर दिया गया। वेलफेयर मिनिस्ट्री से फिर इसको 2006 में ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर क्रिएट की गई। तो अब इसके जो है बात सिंपल है कि लोगों से राब्ता कैसे हो। तो राफ्ता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो, मैं तो अपनी समय की बात कर रहा हूँ। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू विजिट ईच एंड एवरी प्लेस। जहाँ भी होता है, मैं नूह में गया हूँ, मैं औरंगाबाद में गया, सॉरी यहाँ जहांगीरपुरी में गया, मैं संभल भी जाके आया हूँ, मैं बदायूं भी जाके आया था। संभल का अभी आपने जिक्र कर दिया। संभल में आपने देखा होली पर जो हुआ, अभी देखो आज वहाँ बोल दिया गया छतों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़कों पर देखो नहीं ऐसा है, मैं संभल जाके आया था, मैंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी दी है, वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। बट जिस तरह से वहाँ के देखो ऐसा है, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा कि आप इनसे बात कीजिए, सोसाइटी वालों को भी, मैं सभी लोगों को मिला था कि आप एक दूसरे से बात करनी शुरू करिए। जो जब तक हम मिलके नहीं बैठेंगे हल नहीं होगा। उड़ीसा में मैं 2 दिन पहले था, तो उन्होंने किसी के बारे में कहा कि ऐसा था। मैंने कहा भैया आपने उनसे बात की? कहते नहीं। मैंने कहा बात कीजिए। हाँ, सुनी सुनाई बात पे जाने के बजाय। तो मैंने जब आया हूँ तो मैंने 2 चीज़ें सारी देश में इनको कहा, सर्कुलर जारी किया है कि हर 3 महीने बाद, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने तो उसको बहुत लाइक किया कि सब डिवीज़न लेवल पे सभी कम्युनिटीज़ की मीटिंग की जाए। अच्छा। जिसमें एजुकेशनिस्ट हों, NGOs हों और धार्मिक लोग हों। जब तो हमारे उलमा या जैसे गुरुद्वारे के ग्रंथी या दूसरे लोग पंडित जो आम लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे भी तो बात करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा। हाँ, तो हम आइसोलेशन में बिठा के बात नहीं कर सकते। दूसरा हमारा था कि सर्वधर्म सद्भावना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मैंने उनका जो अपना कहा कि सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जाए। हम सभी धर्मों को त्यौहार मनाते हैं, बल्कि ये नहीं कि हिंदू त्यौहार नहीं मनाते, हम कृष्णाष्टमी भी मनाते हैं अपने घर पे। अच्छा, हाँ जी, ईद भी मनाते हैं, गुरपुरब भी मनाते हैं, जो नवरोज़ मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। कोई ऐसा त्यौहार नहीं। जैन का तो इस बार ईद पर भी मोदी जी, देखो मैंने मोदी जी से जब मैं आया तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आपकी नीति क्या है, मुझे बताइए कुछ थोड़ा सा माइनॉरिटीज़ के बारे में कैसे चलना है। तो उन्होंने ये एक छोटी सी बात कही कि देखो, एक भी परिवार का बच्चा उदास हो, निराश हो, तो क्या परिवार खुशी से रह सकता है? ये तो 20% से ज़्यादा लोग हैं, ये हमारा परिवार है। ये मोदी जी ने कही, ये मोदी जी ने कही। तो लेकिन बाकी नेता क्यों नहीं बीजेपी के ऐसा समझते? कुछ नेता तो आप भी मानते हैं ना जो गलत काम। देखो, मैं किसी व्यक्ति की उसकी अपनी सोच पे बात कर सकता हूँ। मैं मोदी जी की बात करता हूँ जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि एक भी बच्चा निराश हो तो बात ठीक नहीं है, सभी को साथ लेके चलना है। बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात, मैंने उनको कहा कि हमारे लिए स्कीम्स में कुछ पैसा चाहिए। मुझे जो उन्होंने कहा कि बोलिए किसी एक स्कीम में ये लिखा कि ये माइनॉरिटी के लिए नहीं है। जो घर बन रहे हैं तो सभी के बन रहे हैं। 215 स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सभी नागरिकों के लिए है। क्या लोगों को इसके बारे में जानकारी है? मैं अब जहाँ जाता हूँ, हम पहले पम्फलेट छिपाते थे 15 पॉइंट प्रोग्राम का, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, 240 का बनाओ। हाँ, सबके लिए है वो सारी स्कीमें हैं। अब लोगों के पास जाएं कैसे? वो एजुकेशनिस्ट को चाहिए कि स्कूलों में लगे, एक वेलफेयर का अफसर को टीचर लगना चाहिए ग्राउंड पे। इसलिए धार्मिक जो हमारे स्थान है वहाँ के पुजारियों को पता होना चाहिए, उसके बाद उलमाओं को पता होना चाहिए। उसके अपनी स्पीच में बताएं कि ये स्कीम चल रही है सरकार, उनको बताएं। पीपल शुड नो कि यहाँ से क्या हो जाएगा। सर एक चीज़ फ्रैंकली पूछूंगा, आप बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार है कौन? कौन है जो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहा है? देखो, बात यह है कि समस्याएं हर जगह होती हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें किसी देश में कोई समस्या ना हो। जैसे अब हम कहते हैं हेट क्राइम,
भारत में हम क्या कहते हैं कि दो आदमी सड़क पे जा रहे हैं, अगर रोड रेज का केस हो जाए तो वो एक मुसलमान और दूसरा हिंदू हो तो कहते थे धार्मिक, एक सिख हो एक दूसरे हिंदू हो तो धार्मिक भावना है। ऐसा नहीं है, वो तो इंडिविजुअल लड़े हैं। कई जगह चोर का धर्म देख रहे हैं कि चोरी किस धर्म के तो व्यक्ति ने इसी तरह, लेकिन जो हेट क्राइम है वो है कि किसी की पगड़ी देख के उस पर हमला कर देना। 2022 में अमेरिका में 418 केसेस हुए। 9/11 के बाद सिखों का यूरोप में निकलना बंद हो गया। हाँ जी, सभी कहते हैं उसामा आ गया। हेट क्राइम ऐसे एक मानसिक सोच से है जो 2% सोसाइटी में क्रिमिनल हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 98% बट वो हर धर्म में है। उस क्रिमिनल का तो धर्म है ही नहीं। सही बात है। हाँ जी, 98% पीस लविंग लोग हैं। 98% पीस लविंग लोगों को इकट्ठे होकर बैठना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए और इन 2% का बायकॉट करना चाहिए। इन 2% का बाइकआउट करना चाहिए। अब ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ये सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो वो जो लोग आगे आते हैं फिर वो समस्या खड़ी करते हैं। बात यह है कि हमारा देश, अफ़गानिस्तान में 8 लाख हिंदू और मुसलमान थे, ना हिंदू और सिख थे, आज एक भी नहीं है। वहाँ उनके बुजुर्गों ने किसी समय हिंदूशाही राज था, धर्म तो कोई भी अपना सकता है, उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, अपने बुजुर्गों की मूर्तियाँ बना दी, अब उन्होंने तोड़ दी कि हमें अपने बुजुर्गों पे ही नहीं रहा। हमारा जब से इंसानियत आई है इस दुनिया में तब से कोई ना कोई भगवान को मानने का कोई तरीका तो है, कोई ना कोई रास्ता तो है। तो ये धर्मों की तो उम्र है सभी की, कोई 2000 साल पुराना, कोई 3000 साल जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, आपने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि जो कट्टर लोग हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते हैं। हाँ, नहीं हो सकते। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं आप जब ये कहते हैं आप? तो देखो, मैं तो बड़ी साफ बात कहता हूँ कि अगर मैं धार्मिक हूँ, मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ जी, तो मज़हब तो सिखाता ही नहीं आपस में बैर रखना। तो बैर जो कर रहा है नहीं वो मजहब को तो नहीं मान रहा, उसको नहीं मानता। अगर मेरे किसी एक्शन से आपका दिल दुखे तो मैं तो धर्मी नहीं हुआ, क्योंकि धर्म तो कहता है किसी का दिल नहीं दुखाना। इसका दिल नहीं दुखाना। सो इतनी वो चीज़ें वही आती हैं। किसी भी धर्म में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही भगवान है, उसको अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, वाहिगुरु कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, वो एक, उस पर दूसरा नहीं है। दूसरा बात यह है कि लोगों की सेवा करो, वो ज़कात से कर लो, दसवंध से कर लो, किसी तरह से कर लो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान आपके अंदर है, आप अंदर का अंधेरा दूर करो। हाँ, बाहर ढूंढ रहे हैं। सर, एक सवाल है, जब आप आईपीएस भी रहे और अब उन्हें भी संत भी कहते हैं कई लोग, भिंडरवाले साहब को कई लोग आतंकवादी भी कहते हैं, फ्रैंकली बताइए, आपने तो अरेस्ट भी किया उनको, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती थी सरकार की? क्योंकि आपने कहा मिलिटेंसी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार रही। देखो, पहली बात यह है, छोटी सी बात कहूँगा, उसके बाद आप समझ लीजिए। जी जी। जरनैल सिंह के खिलाफ लाला जगत नारायण के मर्डर का केस हुआ जी। ये था 9 सितंबर 1981 को। वो वहाँ से चंदोकला चले गए। 13-12 की रात को चंदोकला में पुलिस रेड करती है और उसकी बसें जला देती हैं, वो निकल आता है। 13 तारीख को महते चौक पे होता है, वो अपने आ जाता है गुरुद्वारा में, डेरा में जो भी। तो मैं उससे मिलता हूँ, मेरे साथ 4 पुलिस अफसर और हैं। अच्छा। ही वॉज रेडी टू सरेंडर, कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी समय एक सीनियर अफसर को भेजा गया, तो उसको कहा गया कि अब हमें कहा गया कि आप पीछे हट जाइए। अच्छा, अब हम डील करेंगे। अब हम डील करेंगे। सीनियर बोले तो सेंटर का? नहीं, स्टेट का ही था। स्टेट का। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उसने कहा कि अब हम आपको 7 दिन बाद गिरफ्तार करेंगे। ये पहली बार हुआ कि कोई अरेस्ट होना चाह रहा है और कि आप एक आदमी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो, वारंट आपके पास है, जब गिरफ्तारी की बात आती है, एक समय तो रात को आप उसकी बस जला देते हो और कहते हो 7 दिन बाद अरेस्ट करेंगे। और दूसरी बार जब वो अरेस्ट देने को तैयार है, उसके पास वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कहते हैं 7 दिन बाद गिरफ्तार करिए।
और जब 20 सितंबर को गिरफ्तारी की जाती है तो वहाँ गोली चलानी पड़ती है, लोग मरते हैं। यानी आपको लग रहा है प्री प्लान? मैं समझता हूँ ये वाई दे हैव डन इट, किसी भी लॉजिक नहीं है इसका। बताइए कौन सा कानून आज्ञा देता है कि अपराधी बताएगा इफ़ यू से कि ही इज़ इन्वॉल्व इन टू ए मर्डर केस और आपने उसका वारंट लिया है, को 13 की जगह 20 को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? 7 दिन क्यों? 7 दिन क्यों कर रहे तो हो? क्या चीजें सुधर सकती थी? मतलब बिल्कुल बदल अगर 13 को ही अगर आपके पास फिर आपने 20 को गिरफ्तार किया, इतने लोग मर गए, 15 अक्टूबर को छोड़ दिया, चार्ज कहाँ था? या तो अरेस्ट ही नहीं करना था फिर, और अगर हाँ किया जी, था अगर आपके पास अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, उसके पास आपने एफआईआर दर्ज कर ली, आप देखिए आपके पास एविडेंस है, अगर एविडेंस है तो अरेस्ट करो, फिर प्रोसिक्यूट करो। अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो क्या कर रहे हो? मतलब इतना बढ़ाया गया, आपको लग रहा है कि मैं तो Fueling सच बोल रहा हूँ जो इसमें फैक्चुअली कंट्रोवर्शियल है ये सच, क्योंकि लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे इसको। हाँ। दूसरी बात, 19 जुलाई को कुछ लोग थाना रामबाग सिविल लाइन में आते हैं अमृतसर में, भाई अमरीक सिंह और उनके साथ के लोग, कि आपने ये केस गलत किया है। मैं भी वहाँ होता हूँ, तो वो केस भी गलत था। अच्छा। और मैं कह रहा था कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं, यही है, बिना इसके कोई फैसला किया नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ उनका कुछ पुलिस वालों से पुलिस स्टेशन के अंदर बहस हो गई, तो पुलिस स्टेशन से अंदर से उनको पकड़ के जेल भेज दिया गया। केस किया गया कि दे हैव वायलेटेड सेक्शन 144। अरे थाने में तो थोड़ी 144 लगेगा जी। बताइए। तो उसके बाद मोर्चा लग गया और मोर्चा आज तक चल रहा है। जैसे देखो, ये गलतियां तो हुई हैं, इंटेंशन क्या थी ये भगवान जानता है। तो मैं क्या आपको लगता है इंटेंशन क्या रही होगी? पंजाब को सुलगाना और क्या है? उस पर राजनीति करना, उस पर राजनीति करना और क्या? जो तो पंजाब पंजाब की जनता ये बात समझ नहीं पाई कि कांग्रेस देखो, बात यह है कि हर आदमी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, आग में घी डाला, घी डालने की, और जिसको कोई लाभ हुआ हमने देखिए। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आफ्टर ब्लू स्टार ऑपरेशन राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड हुआ। राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड में फैसले हुए कि ये चीज़ें होंगी। लौंगोवाल मारे गए, लेकिन उसमें तो एक भी मद लागू नहीं हुई। अच्छा, जो एग्रीमेंट हुआ, अकॉर्ड हुआ, राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड हुआ, तो लौंगोवाल साहब तो मारे गए थे उसके 15 दिन बाद ही, लेकिन राजीव जी तो जिंदा थे। उन्होंने चंडीगढ़ पंजाब को हैंडओवर करने का वायदा करने के बाद भी नहीं किया, और आज तक वही समस्याएं खड़ी हैं। समाधान नहीं किया, उनको बनाए रखा। ऐसे ही जो इश्यूज हैं इनको डिस्कस करके ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद जो लोग आए, उससे बाद उनको राजनीति का लाभ भी मिला। इतने लोग मरवाने के बाद उन्होंने भी वो समस्या वही खड़ी है। आप कहीं दिल्ली में पूछिए कि जिन लोगों ने उसके बाद राजनीति का कुर्सी प्राप्त की, क्या कभी वो यहाँ दिल्ली में आके उन पीड़ित लोगों से मिले जिनके 2733 लोग मारे गए? नहीं मिले। कभी आए यहाँ? अभी भी उनके पास घर नहीं है। मैंने 3 साल से लगातार 3.5 साल से इसके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं आके मिला। अभी भी आप आए तो वो सरदार जी बाहर बैठे थे, इसलिए कि मैं उनके बच्चों के नौकरी के लिए कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए, आप हेल्प करिए। उनके बच्चों को नौकरी कैसे मिले? घर का मालकी आज तक नहीं मिली। किसने आवाज़ उठाई? जो सत्ता में थे उन्हें तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं, जिन्होंने एजिटेशन शुरू की, जिन्होंने इसको एक एजिटेशन शुरू की, उनका क्या रोल था? अब मोदी जी आप देखिए 10,000 रुपया देते हैं 84 में, ये कत्ते आगाद के 10,000 का क्या आता है? फिर 10,000 दिया, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा यार मजाक कर रहे हो, तो उन्होंने 2 लाख रुपया विद इंटरेस्ट दे दिया जस्टिस अनिल देव सिंह ने।
तो 3.5 लाख बना, सरकार ने 20,000 काट लिया। अच्छा। तो उसके बाद मोदी जी आए, आते ही 5 लाख रुपया दिया। तब से दोषियों को सजा कराने की बात हो रही है। तब से ये सज्जन कुमार जेल में गए, दूसरा रिव्यू हो रहा है केस। तो एक बल्लम लगाना और अपराधी को सजा देना दो अलग अलग काम है। दोनों पे सरकार काम कर रही है, लेकिन उन लोगों ने अभी जो किसान आंदोलन था उसमें आप भी काफी सक्रिय भी रहे जी, लेकिन उसमें तो सरकार का एक फेलियर ही रहा एक तरह से देखा जाए तो। वो कानून लाने नहीं चाहिए थे। देखो ऐसा है, जो खेती है, जी, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ आज भी। किसानी घाटे का सौदा है, इसमें कोई फायदा नहीं। इसमें जब तक हम इसको कमर्शियल नहीं करेंगे, कमर्शियल इन द सेंस कि उसको सहायक धंधे अपनाए जाएं, इसको इंडस्ट्री लगे, जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको प्रोसेस किया जाए, तो तब तक इसके लाभ नहीं हो सकता। सरकार ने जितने भी कोशिश हो रही है, जैसे किसान सम्मान निधि दी, दूसरा की, मैं उन बिलों पे बात नहीं करूँगा। बिल पे इफ़ आई डोंट हैव राइट टू सेल माई प्रोड्यूस, तो मैं आपको थोड़ी कह सकता हूँ कि आप इतने पैसे पे खरीदिए। मुझे भी उसकी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। खेती में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पंजाब का किसान खेती से अपनी रोटी रोज़ी कमाता है, हमारा खेती घाटे का सौदा है। उसके लिए ये कहते हैं कि ये जो है दोनों का है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है तो लुधियाना यूनिवर्सिटी 70 साल पहले बनी थी, 60-65 साल पहले, आज तक उससे एक्सटेंशन सेंटर नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। तो जब तक हम स्टेट वाले काम नहीं करेंगे तो सेंटर तो आपकी सपोर्ट कर सकता है। मेजर आपका कहना है कि स्टेट की मेजर जिम्मेदारी है। स्टेट को करना चाहिए था। कभी हम पिछले 50 साल से लड़ रहे हैं, खेती में जितना काम स्टेट को करना चाहिए। हमारे कारखाने कहीं किसी समय मार्कफेड बनाता था, कुछ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग थी वहाँ, आज वो भी नहीं है। वहाँ तो घर घर में फैक्ट्री लगनी चाहिए। मेरे पास किन्नू का बाग था, मैंने अभी उसका निकाला है। कारण क्या हुआ, पैसे जेब से देते थे, फायदे का सौदा नहीं, फायदा के सौदा ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो प्रोसेसिंग प्लांट। तो आपको लगता है जो किसान कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी हो, वो प्रैक्टिकल नहीं है? देखो प्रैक्टिकल तो है, क्योंकि पंजाब में गेहूं, धान और ये गन्ना होता है, तीनों सरकार खरीदती है। हमारे पास तो एक भी दाना ऐसा नहीं है जिसको कभी किसी ने खरीदा ना हो। एमएसपी जब से लगी है, गारंटी उसको मिलती है हर साल। एमएसपी भी लोग सरकारें खरीदती हैं। नहीं, बट वो जो C2 प्लस 50% का बोलते हैं वो देखो ऐसा है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी रिपोर्ट जो कहते हैं, उसको विचार के देखना पड़ेगा कि जो बायर है उसको भी वाइबल हो, जो सेलर है उसको भी वाइबल हो। मेरे गांव में ही एक अंग्रेज़ रहते हैं मेरे घर के नज़दीक, वो फ्रांस से आए, ही कन्वर्टेड टू सिखिज़म, और वहाँ वो खेती करते हैं। उनका गेहूँ 5,000 रुपये क्विंटल बिकता है। 5,000 रुपये क्विंटल? यस। अच्छा, वो उसका गुड़ 300 रुपये किलो बिकता है। क्वालिटी, हाँ जी, ऑर्गेनिक बनाता है। हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, क्या एक किसान आयोग जैसा आयोग नहीं होना चाहिए जैसे माइनॉरिटी कमीशन है? ऐसा है, कुछ भी कर लें, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग, देखो ऐसा है जी, ये आयोग में मैं भी बैठा हूँ, आयोग में भी व्यक्ति बैठते हैं। बात यह है कि जब मेरा मन बने कि मैंने इसको इम्प्रूव करना है तो नीचे से होता है। मैं तो ये जो एज ए पुलिस अफसर आई वुड कमेंट कि थाना सिस्टम फेल हो गया, ऊपर जितने मर्जी अफसर लगाई जाओ, जब तक वो ठीक नहीं होगा, जब यानी आप कहते हैं किसानी नीचे ही खराब हो गई है, उसको ठीक करना। किसान का खेत में इनपुट सस्ती हो, आउटपुट अच्छी क्वालिटी की हो। लोग अब हमारे क्या है कि पंजाब की गेहूं के मुकाबले लोग मध्य प्रदेश का गेहूं महंगे भाव खरीदते हैं, क्योंकि क्वालिटी है। सो हमें एजिटेशन छोड़ के सरकार को डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए।
एक सवाल है जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, मुस्लिम क्योंकि सबसे ज़्यादा है और उनकी स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। सच्चर कमेटी ने भी जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर भी देखें और वर्तमान में तो लग रहा है कि शायद और पिछड़ते जा रहे हैं। देखो, ऐसा है कि इस बार जो मुझे मालूम है 50 से ज़्यादा बच्चे IAS में क्वालिफाई किए माइनॉरिटीज़ में, हाँ। मुस्लिम कम्युनिटी से, जी। और किसी ने भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम। मुस्लिम में सबसे ज़्यादा जो है ये काम करने वाले हैं, फिजिकल लेबर वाले तो फिजिकल लेबर के अलावा भी दूसरी बात ये है कि जो पॉजिटिव काम होता है ना मुस्लिम कम्युनिटी का, उसको प्रोजेक्ट नहीं हम करते। अभी यहाँ उत्तराखंड में वो फंस गए थे लोग, जी, तो टनल में फंस गए थे, तो रैट माइनर गए। 8 के 8 रैट माइनर इस्लाम को मानने वाले थे। एक की तो सिस्टर की शादी थी, वो अपनी सिस्टर की शादी छोड़ के चला गया। तो मैंने उनको सम्मानित किया, तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार क्या आपने इतना करके चले? कहते देखिए साहब, समाज के लिए और देश के लिए तो हम किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। हमारी जान भी चली जाती तो कुछ नहीं था, ये तो बहन की शादी है, बाकी घर वालों ने कर दी। सो मुस्लिम कम्युनिटी देश को प्यार करने वाली कम्युनिटी है। ब्रिगेडियर उस्मान से लेके अब्दुल हमीद या कोई चीज़ ऐसा कहीं नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने कहीं देश के खिलाफ कोई ऐसा काम किया हो। देश के लिए जान देने वाले लोग हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। हम अलग बैठना ही नहीं चाहते। मैं नूह में गया था तो वहाँ हिंसा हुई जी। सबसे ज़्यादा। जब लोगों को मिले वो कहने लगे हम मैबाद के लोग हैं, हम एक ही हैं। तो मुसलमान भाइयों ने मंदिरों की रक्षा की, हिंदुओं ने मस्जिद बचाई, और फिर उसके बाद कहने लगे यह 84 कोसी यात्रा के दिन थे, तो उन्हीं दिनों में मुसलमान भाइयों ने खिदमत की, उनको कहते हैं। तो जहांगीरपुरी में गए, वहाँ 8 लोग जो जख्मी हुए, 7 पुलिस वाले थे, इकट्ठे मिलके बैठे, कहने लगे हम दिवाली भी, रामनवमी भी हम तो इकट्ठे मिलके मनाते हैं, गुरपुरब मनाते हैं, तो ईद मनाते हैं। तो ये दंगे करता कौन है? कोई बाहर वो ही कहते जी वो उसको ढूंढो, आप कौन है शरारती, बाहर से आके कुछ करते हैं, शरारती आदमी है। ऐसी चीज़ें हैं जो ये शरारती अंसर है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मिस्चिफ मॉन्गर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जो मैं महसूस करता हूँ माइनॉरिटीज़ को, जितनी मेरे से बात, मुझे तो आज तक कोई देश विरोधी आदमी नहीं मिला। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मुझे नहीं मिला। मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं। मैं पिछली बार मैं अपनी अभी पिछले साल का कर रहा था कि मुझे 1260 डेपुटेशन ऑफिस में मिले। अच्छा। तो कोई किसी में 4 आदमी भी थे, किसी में 100 भी था। तो इतने लोगों में मैं एक साल में मिला हूँ, बाहर जाके मैं मिला हूँ। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारे देश में ये है। हर आदमी देश के लिए काम करने को तैयार है। मुझे मतलब कहना भी चाहिए, और सच भी ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम मोदी साहब का शुक्रिया करते हैं, मोदी साहब ने अच्छे काम किए हैं, मोदी साहब अच्छी बात कहते हैं। अभी आपने भी शुरू कहा कि मोदी साहब ऐसा सोच रखते हैं। नहीं, वो तो अभी यूपी में हमने बाई इलेक्शन में देखा, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी पे जीती बीजेपी। जी देखो, मुस्लिम जो हम सबको मिलके ये सोचना चाहिए कि अच्छा कैंडिडेट कौन है, पार्टी से ऊपर उठ के कैंडिडेट देखना चाहिए। ये जो हेट है ना बेची जा रही है, नफरत बेची जा रही है, मैंने तो लिखा भी है कि नफरत की खेती बंद होनी चाहिए। जितना अच्छा काम हमारा माइनॉरिटीज़ कर रही हैं, देश के लिए मान सम्मान की बात है, तो इसलिए ये सभी देश के इज़्ज़त करने वाले हैं, कुर्बानी देने वाले लोग हैं। ये जो कुछ लोग शरारती हैं, इनके खिलाफ अच्छे लोगों को इकट्ठे होना चाहिए। अच्छे लोग संगठित होंगे तो बुरे अपने। हाँ, अभी हमारी बदकिस्मती ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो
इकट्ठे नहीं हैं। और बुरे लोग संगठित हैं, बुरे लोग संगठन है, संख्या उनको कम है लेकिन वो हाँ, पुलिस की भाषा में वो गैंग बनते हैं। गैंग बन जाते हैं। 2-4 अगर आदमी बकरी उठा के ले जा रहे उसका भी कुत्ता बना देते हैं। जी जी। तो लेकिन जो भले आदमी हैं वो एसोसिएशंस बनती हैं, फिर किसी ने वोट दी किसी ने नहीं दी। मुझे तो कोई ऐसा आदमी आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि ये मेरा देश नहीं है, ये हमारा सबका देश है। हम सब यहाँ मिलके काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे सर, जो पंजाब की वर्तमान सरकार चल रही है भगवंत मान साहब की, आपको क्या लग रहा है वो समस्याओं का समाधान कर पा रही है पंजाब का? हैं। मुझे तो सरकार कहने से ही डर लगता है उसको। अच्छा, क्या, क्यों डर लगता है? सरकार नहीं है देखो बात यह है, सरकार जो है वो समस्याओं का हल करती है, लोगों के लिए रोजगार का प्रबंध करती है, अमन कानून को बहाल करने का प्रबंध करती है। आज पंजाब में जो माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग? इलीगल माइनिंग, अच्छा, तो उसका कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? उसका सबसे पहले सरकार को उस पर काम करना चाहिए। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार ही करवा रही है? सरकार ही करवा रही है, मैं तो कह देता हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा, अगर तो ये तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बोलते थे हम इसको रोक देंगे इलीगल माइनिंग को, और हमने इतना पैसा बचा लिया है। बात यह है कि कुछ दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है रूपनगर का, बीजेपी का, उसने वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई, गवर्नमेंट को भेजी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भेजी। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इंक्वायरी दी गई, कंस्टिट्यूट की गई कि उनको कहा चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी कराइए। चीफ सेक्रेटरी ने लेटर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी आया। कल मैं रात उसकी वीडियो फिर देख रहा था, तो वो उसी तरह ही अनअबेटेड माइनिंग हो रही है। अगर प्रधानमंत्री जी के दफ्तर के एक्शन बोलने के बाद भी नहीं रुक रहा है। नहीं रुक रहा एक जगह पे, तो इसके पीछे कौन है? दूसरा, नशे का कारोबार। नशे पर तो अभी कह रहे हैं बहुत लगाम लगाई हमने, बहुत देखो लोग arrest बात कर यह लिए। है कि जो आदमी सबसे बड़ा एक ही है, वो है राजजीत सिंह एसएसपी। उसके ऊपर केस चला, वो आज भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, भाग गया। कहाँ गया? ये अपना एसपी क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि राज खुल जाएंगे, वो बताएंगे, क्योंकि अपने लोग भी इन्वॉल्व होंगे ना फिर। ठीक है कि नहीं? जी बिल्कुल। जो बात ये है कि जो आदमी बात करेगा, छोटे लोग तो मैं समझता हूँ इसमें जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो मेजर स्मगलर हैं, क्योंकि पंजाब में ऐसा है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, और सच्ची कहानी। जी। 78 में मुझे एक सीनियर अफसर ने कहा, एसएसपी ने, उस समय किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगा था, मैं अमृतसर पोस्टेड था, कि मुझे जी आप हमारे साथ डिनर कीजिए। तो सीनियर अफसर ने बुलाया तो हम चले गए, 3 आदमी थे। जब उसके घर पहुंचे तो वो मुझे कहने लगे, हमें तीनों को कहने लगे कि एक फॉर्मर मिनिस्टर के यहाँ डिनर है, हम वहाँ चलते हैं। तो हमें तो फॉर्मर मिनिस्टर ने बुलाया नहीं था, लेकिन हम उनकी शर्म से वहाँ चले गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो जो मंत्री जी थे, वो एक स्मगलर की मर्डर केस में रिहाई का जश्न मना रहे थे, और पूरे स्मगलर वहाँ हाजिर थे पूरे इलाके के। और हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के आए। मुझे लगा कि वो अफसर हमें उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था कि ये लोग सब मेरे साथ हैं और हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो वो लोग कितने पावरफुल हैं, कितना पैसा उनके पास है, आज उनकी क्या स्थिति है। अगर उस समय एक्स मिनिस्टर थे उस समय पर, ही वॉज ए फॉर्मर मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो जब मिनिस्टर रहे होंगे तब क्या जलवा रहा होगा। तो 56 में उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर के ऊपर ये एलिगेशन लगा, सुप्रीम कोर्ट तक आया कि वो स्मगलरों की मदद करता है। अब मैं 56 की बात कर रहा हूँ। ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे स्मगलिंग बहुत पुरानी चल रही है। जो बड़े स्मगलर हैं वो बहुत शक्ति रखते हैं, पैसे से, ताकत पैसे से उनको पकड़िए। तो रुकेंगी चीज़ें। हाँ, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे तो क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं वर्तमान सरकार को? क्या मैं तो ऐसा था, आपको बताऊं, मैंने 96 में 83.6 kg हीरोइन पकड़ी थी। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डीजीपी भी आए हुए थे उस समय के,
शाम को मुझे मिला कि आपको गवर्नमेंट चाहती है, यू शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर। इसमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिवार्ड तो आज तक नहीं मिला। बहुत सारे लोग मर गए जो उस समय जवानों ने काम किया। पनिशमेंट दे दी कि अब आप, पनिशमेंट मिल गई, ट्रांसफ़र हो गई। इसका कारण क्या? आपकी ईमानदारी, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार रहे। तो बात ये है कि हम जो नीयत से काम किया है, गॉड हैज़ कंपनसेटेड मी, तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो अदरवाइज़ जो आप सच जानना चाहते हैं, सच तो ये है कि जब सरकार सीरियस नहीं होगी तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हर आदमी, इफ़ यू आर प्रमोटिंग ए रॉन्ग पर्सन, तो आगे बढ़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही शायद एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल पा रहे हैं। देखो 83 ऑनवर्ड पंजाब में प्रेसिडेंट रूल रहा, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक गुरबानी का शब्द है, ये शरीर घोड़ी है। अगर आत्मा इस पे कब्जा कर लेना तो इसको, शरीर को जितना मर्जी ले जाए। अगर इस पे मन का कब्जा हो जाए तो ये सारा कुछ खराब कर देता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक घोड़ी है जिसका सवार अच्छा होना चाहिए। हमारे तो पॉलिटिशियन जो हैं उनको अपना होता है कि मुझे बड़ी सारी सिक्योरिटी मिल जाए। पंजाब में तो अभी देखा अरविंद केजरीवाल जी का सुरक्षा ये सुरक्षा लोगों में तो जाते नहीं हैं, लोगों को मिलते नहीं हैं, लोगों की बात नहीं सुनते। और ऐसी दुकानदारी है कि यू पे फॉर एवरीथिंग। आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना है तब भी पैसे दो आप उस, मतलब ये मुझे नहीं लगा कि दे आर रियली इनटू द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। जितना प्यार मिलना चाहिए, लोगों को बात करनी चाहिए। और जितनी सीटें मिली 94 सीट्स मिली, तो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का। पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस। तो क्या लग रहा है सरकार चली जाएगी? देखो ऐसी जो आदमी रिपीट नहीं होगी, मतलब कुदरती है, कुदरत का एक नियम है, जो उस पर चलेगा वो आगे बढ़ेगा। वो नियम क्या है? राजा चूली न्यायों की। जो राजा है वो इंसाफ से पवित्र होता है। अगर हम गरीब आदमी को इंसाफ नहीं देंगे और आदमी को आशा नहीं होगी कि इंसाफ मिलेगा, तो वो सरकार रह ही नहीं सकती। सर एक चीज़ है, क्या वर्तमान समय में जो राजनीति है बिना पैसे के संभव है? वर्तमान राजनीति, ईमानदारी से बताइए। देखो राजनीति में कुछ खर्चे हैं जो जेन्युइन भी हैं। मेरे पास भी है। मेरे पास 10 घर में गेस्ट आते हैं, सोशल वर्क करना, किसको चाय वाय पिलानी और करना, ये मुझे इतना ही है। अगर ना भी पिलाऊं ता भी इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने जो इतिहास में देखा है, पीछे एक्सपीरियंस किया, 77 में लोगों ने इलेक्शन लड़ा, उनको पैसे भी दिए और वोट भी दिया। पब्लिक ने ही वोट दिया, पब्लिक ने पैसे भी दिया, और वो जेल में थे, जीते। इसी तरह 89 में पंजाब में फिर लोगों ने नोट भी दिया, वोट भी दिया, सभी लोग जीते, बट दे डिडंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। 97 अगेन पंजाब में जब ये सरकार आई अकाली दल की, तो लोगों ने नोट भी दिए, वोट भी दिए। दिल्ली में भी 2013 में अगर देखें, अरविंद केजरीवाल को 20 करोड़ रुपए दिया जनता। लोग अपनी आशा के लिए काम करते हैं। बात यह है कि अगर आप वोट लेने के बाद भूल जाएं। मैं एक साहब का, बड़े टॉप आदमी का एडवाइज़र की तरह मुझे लेते थे जी। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पहली, तो मैंने उसमें कहा कि हम करप्शन पे लाएंगे। वो प्रेस नोट जारी किया गया कि अफसरों के घर पे खाना नहीं खाएंगे, खाना अपना खाएंगे। तो मेरे साथ एक डिप्टी कमिश्नर थे। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये सरकार ने ये फैसला कर दिया करप्शन बंद करने का, तो आपकी क्या राय है? उस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कुछ 2-4 महीने पहले एक अखबार में खबर आई थी कि इसने 25 लाख रुपया लगा के ये पोस्टिंग ली है। तो मुझे कहने लगा कि भाई साहब क्या करूं? मैंने कहा चुप कर, अगर तू जवाब देगा और सारी बात होगी। तो मैंने उसको दोस्ती में पूछा कि क्या बनेगा, मैं उसका रिएक्शन जानना चाहता था। वो कहता चुप करिए, 6 महीने बाद ये भी लग जाएंगे इसी काम में। और वो सच्चा साबित हुआ। मुझे इस बात का दुख है। अच्छा, 6 महीने बाद वो अधिकारी भी वही जो वो कहता था वही शुरू हो गया।
जब ये सच के रास्ते पे चले 98 में 13 की 13 सीटें अकाली दल की सरकार वहाँ जीती थी। जब जस्टिस की बात कर रही थी, वो चीज़ें थी जो होनी चाहिए। लोग इंसाफ चाहते हैं, तो फिर पैसे की शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हम समझते हैं। अगर पैसे से होता तो कोई भी पॉलिटिशियन ये कुर्सी ना छोड़े। सर, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी थोड़ी देर, नौकरी कर रहा है कोई व्यक्ति और वो राजनीति में आना चाहता है, तो क्या तैयारी करे, उसको मेंटली कैसे तैयार होना चाहिए? क्योंकि आप तो जीता जागता एग्जाम्पल है इस बात का। देखो, जो आदमी राजनीति अछूत नहीं है, आना चाहिए। अच्छे लोगों को जरूर आना चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ एक आशा की किरण बनो गरीब आदमी के लिए, तो भगवान आपकी मदद करेगा। आप सर्विस छोड़े या ना छोड़े, जब भी आप चाहोगे राजनीति आपको जगह देगी, समाज आपको जगह देगा। लेकिन जब जहाँ आपके पास कुर्सी है वहाँ तो इंसाफ कीजिए। अच्छा, जो है वहाँ करने रहे तो नई कुर्सी पे क्या करेंगे, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नहीं, लेकिन फिर भी आना चाहता है, कोई इतराज नहीं। मैंने बहुत सारे लोग आए हैं। व्हाट इज योर मिशन इफ यू वांट टू सर्व दी सोसाइटी? वर्तमान में तो बहुत सारे आईएएस मंत्री हैं, तो ऑब्वियस सी बात कोई है। बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आया कोई ऐसा बुरा बात थोड़ी है। तो समाज में जो लोग आए हैं वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, जी जी, हाँ जी, जो अपना एस जयशंकर ही हैं, एस जयशंकर है, अश्विनी वैष्णव जी हैं, वैष्णव जी, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा पूर्व में भी बहुत सारे रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। ऐसी नहीं है कोई जो किसी अधिकारी का आ जाना कोई बुरी बात है। पहले शिंदे जी पुलिसमैन थे पुराने, और फिर बैरोन सिंह शेखावत जी से जी। तो लेकिन समाज में कोई कहीं से भी आ सकता है, इसमें कोई बैरियर नहीं है। लेकिन आप कैसे इंसान हैं। बट क्या फ़र्क पड़ता है एक लाइफ जॉब वाली और पॉलिटिक्स वाली? क्योंकि पॉलिटिक्स तो 24/7 जॉब हो जाता है। देखो, ऐसा है, अगर जो कोई भी सर्विस है वो भी तो 24/7 है। हाँ, पुलिस सर्विस भी 24/7 ही है। बात यह है कि आप हाउ यू बिहेव विद द पब्लिक, लोगों से कैसे मिलते हैं, लोगों से क्या जवाब देते हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन जहाँ वो बैठे हैं वहाँ से अपना कैरियर बनाना शुरू करें। लोगों के लिए आशा की किरण बने, अपने आप को बेदाग रखें। अगर दाग एक बार लग गया तो जीवन में उसको साफ नहीं किया जा सकता। सर, जितना हमारी उम्र है उससे ज़्यादा तो आपका अनुभव है। एक चीज़ अपने युवा साथियों को, क्योंकि काफ़ी युवा सुनते हैं, परिवार और राजनीति में कैसे तालमेल बैठाया जाता है? क्योंकि परिवार तो राजनेता का बहुत डिस्टर्ब रहता है। देखो, क्या ये सच है, डिस्टर्ब रहता है? ये आप बिल्कुल सही कहते हो जी। जब आप राजनीति में आते हो जी, तो आपका परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, वो परिवार वो नहीं रहता, सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चे। जो हस्बैंड वाइफ बच्चे जो हैं उनका समय ही चोरी करके उनको देना पड़ता है। वो परिवार बड़ा हो जाता है ना। तो ये पूरा परिवार है, सभी का खुशी और सभी का सुख। तो सर, क्या ये पूछ सकता हूँ, कैसे आपने मैनेज किया, फैमिली को कैसे कन्विंस करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, परिवार कहता है भाई हमारे हिस्से की खुशी कब मिलेगी हमें। ऐसा है कि ये बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। परिवार भी कुछ समय चाहता है। 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी परिवार को दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग नहीं दे पाते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता दे नहीं पाते, दे सकते हैं अगर प्लान करें। अगर प्लान करें 5 मिनट टेलीफोन पे ही बात कर लें। दूसरा करें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, ये भी हमारा इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि मैंने इसलिए लोगों से मिसबिहेव करना कि मैंने परिवार से। अगर आप राजनीति में आ रहे हो, समाज में आ रहे हो, ये सोशल वर्क है, तो सोशल वर्कर को चाहिए कि अपने समाज के दुख को पहले समझे। मेरा जो जाति दुख है वो बाद में भी हो सकता है, पहले मेरा परिवार जो दूसरा परिवार है वो। तो एक महाराजा रणजीत सिंह बहुत बड़े बादशाह हुए जिनको काइंड किंग कहते थे। जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो महाराजा खड़ग सिंह जो है उनके बेटे थे, बाद में राजा बने, तो वो गवर्नर थे स्टेट के। उन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया,
जो दी हुई डेट पे, तो उसने महाराजा साहब ने हुक्म दिया कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, अच्छा, अपने बेटे को ही? अपने बेटे को। तो उनको पकड़ के सामने लाया गया कोर्ट में। उसे कहते आपने टैक्स नहीं दिया। वो कहने लगे मेरी माता की डेथ हो गई है। तो उसने महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि आपकी जो माता है वो यहाँ मैटर नहीं करती, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। ये आप राजा गवर्नर हो, यू डू योर ड्यूटी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं पार्लियामेंट बोर्ड में हूँ, जब माता जी का देहांत हुआ तो हम सभी लोग सोच रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे। अभी एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि कब चलें, तब मैसेज आ गया कि वो तो संस्कार भी हो गया और आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और उस दूसरी तरफ देखिए, इतना प्यार माता जी से करते थे, लेकिन कोई पार्लियामेंट बोर्ड में कोई रेजोल्यूशन उनकी माता जी के संस्कार के बारे में उसके बारे में पेश नहीं हुआ, दुख का भी नहीं हुआ। यानी व्यक्तिगत चीजें व्यक्तिगत हैं और समाज और देश वो बड़ी- देखो, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, युग पुरुष होते हैं, तो ऐसे उनकी लोग। छवि क्यों खराब की जाती है प्रधानमंत्री की? देखो, एक लोग, कुछ तो लोग कहेंगे यारों लोगों का काम है कहना, हाँ जी, कुछ लोगों को जेलसी होती है। एक हम देश बहुत पीछे था, किसी समय हमारे राष्ट्रपति की भी चेकिंग हो जाती थी यूएसए में। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, पाकिस्तान के एम्बेसडर किसी स्टेट को, देश के, वापस कर दिया। हमारा पासपोर्ट देख के ही कहते हैं कि इंडियन जो है सिटीजन है, इसकी इज्जत है। कौन है जिम्मेवार? मोदी जी। क्रेडिट शुड गो टू हिम। आज 5 नंबर की हमारी इकॉनमी है, अब 4 नंबर पे आ गई है। तो देश तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर, एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं। देखो क्या दोनों, ये मुद्दे हैं या नहीं है? पहली बात तो देखो क्योंकि सच्चाई तो है। देखो, सच ये है कि महंगाई और बेरोजगारी 140 करोड़ लोगों में, अगर नौकरी सरकार आज भी, मेरे ख्याल आप अखबार पढ़िए जी, तो उसमें लिखा कि 2% डीए इंक्रीज हुआ है। उसमें ये लिखा गया कि शायद 65 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा जी। और 60-65 लाख ही पेंशनर्स को होगा। इसका मतलब नेशनल, केंद्रीय सरकार के एम्प्लॉई 65 लाख हैं। सीधी सी बात है। ठीक है कि नहीं? तो इतने ही दूसरी स्टेटों के लगा लो। हाँ, 2 करोड़ मैक्सिमम मान सकते 2 करोड़ हो गए, तो काम चाहिए 80% लोगों को। तो वो तो इंडस्ट्री में निकलेगा, बिजनेस में निकलेगा। हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। कोई भी सरकार 2% से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। ये हमारा ही देश है जो सरकार की तरफ नौकरी के लिए देखता है। आप अमेरिका में जाइए, मैंने वहाँ काम करने का मौका मिला। यूरोप में जाइए, लोग सरकारी नौकरी की तरफ देखते नहीं हैं। वो अपना दिस मे बी द लास्ट ऑप्शन। अपना ऑप्शन देखते हैं, अपना काम करते हैं। तो हमारे भी अब स्किल डेवलपमेंट, दूसरी चीज़ें चली हैं, तो लोगों को इस तरफ ज़्यादा करना चाहिए कि वो अपना काम करें, लोगों को रोजगार दें, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी सर काम। एक आखिरी सवाल है, देश की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका अनुभव लोगों तक पहुंचे, आप जो भी संदेश युवाओं को देना चाहें देश के, जो आपको सुन रहे हैं। देखो, जो देश का भविष्य हमारा नौजवान है, ऐसा आपको ही कल को आगे बढ़ना है। आप अपनी तैयारी करिए। जब आपके पास समय हो, जब आप ऊपर बैठे हो, जो मुझे बताया गया था तो यही था कि कोई दाग ना हो, मेहनत का करिए खूब। जो खूब मेहनत करता है उसको ज़्यादा भगवान भी उसकी हेल्प करता है। किसी को देना सीखो, हाथ किसी के सामने ना करो मांगने के लिए। कोशिश करो आप इतने योग्य हो जाओ कि दूसरे का भला कर सको। और जब आप दूसरे का भला सोचते हैं तो फिर समाज जो है आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इज़्ज़त से जी रहे हैं कि नहीं। तो इज़्ज़त में अगर कम भी खाओगे तो गुजारा हो जाएगा। सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपकी बुक्स के बारे में थोड़ा बताइए। जो बुक्स, क्योंकि मैंने कई सर्च की, अगर हमें मिल जाए कि कौन कौन सी किताबें ज़रूर हम पढ़ें या युवा पढ़ें, ताकि एक मोटिवेशन मिल पाए। देखो, मैंने ज़्यादा तो
सिख हिस्ट्री एंड फिलॉसफी पे लिखा है। जी तो उसमें भी ये है, मैं जोड़ने की बात लिखता हूँ। जैसे इस्लाम के बारे में मैंने लिखा है, मुसलमान कहावन मुश्किल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ए मुस्लिम। तो कई ऐसे इल्ज़ाम लगते थे, इल्ज़ाम क्या इतिहास है कि जो शहीद किए गए गुरु साहबान या उनके बच्चे उस समय के मुग़ल बादशाहों ने किए हैं। लेकिन जो मुसलमान भाईचारा था वो तो गुरु नानक के साथ भाई मर्दाना जी भी थे। तो आखिर तक गनी खान, नबी खान, जो मुसलमान आम लोग थे जो कुदरती, वो तो गुरुओं के साथ रहे, गुरुओं की उनकी मदद की। तो इसलिए गुरु साहब ने जो उस इस्लाम के बारे में लिखा कि ये हर आदमी को अच्छा मुसलमान बनना चाहिए, अच्छा हर आदमी को अच्छा मुसलमान बनना चाहिए। हाँ, हर हिंदू को अच्छा हिंदू बनना चाहिए, हर सिख को अच्छा सिख बनना चाहिए। तो इसीलिए ब्राह्मण पलाखिए जैसे ब्राह्मणों के बारे में था। तो अब 5 तो मुसलमानों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, ये तो विश्व ग्रंथ है। तो 15 ब्राह्मणों की बाणी उसमें अंकित है। तो मैंने वो ब्राह्मण पलाखिए लिखे थे। वैसे जो, क्योंकि सिखिज़म इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिलीजन, उम्र के हिसाब से सबसे नया है, युवा है। तो उसमें तो इंसान को देवता बनाने की बात कही गई है, इंसान देवता कैसे बने, लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाए। सो उसमें वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो सारे विश्व के लिए है। ये विश्व ग्रंथ है, हर एक को पढ़ना चाहिए। सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी धर्मों के इसमें महापुरुषों की बाणी अंकित है। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि इसमें से कुछ चीज़ें लोगों तक लेके जाऊं। और दूसरे धर्मों के बारे में, क्योंकि जब मैं मुसलमान कहावन मुश्किल लिख रहा था तो मुझे कुरान मजीद पढ़ने का मौका मिला। 4 साल तक पढ़ी मैंने। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे 114 सूरा का पूरा ज्ञान है, हाँ जी। तो मुझे इसलिए कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना लिख दूं जो किसी मुसलमान भाई को ठेस पहुँचाए। इसलिए जब ये लिख रहा था, ब्राह्मण पलाखिए या गुरबानी कथा विचार, चारों वेद पढ़े, इनके 18 पुराण पढ़े, सारा कोशिश की पढ़ने की। मुझे तो सब में एक ही लगा। और नहीं बिल्कुल, मैंने भी भगवद गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी। हाँ जी। और मुझे भी लगा कि लगभग एक ही है। ये एक ही है, कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है। तोड़ने वाले कुछ 2% है वो गलत। नहीं, वो ऐसा, मैं तो उनको कुराइये कहता हूँ। कट्टरपंथी तो वो है जो धर्म को मानता है। अच्छा, जो धर्म को मिस इंटरप्रेट करता है वो आप भी धोखे करता है लोगों को भी, वो तो धोखेबाज है, धोखेबाज है। हाँ जी। जो आप अपने पाखंडी है। आप अपने धर्म को मानो, मैं अपने धर्म को मानूं, सभी अपने धर्म पे चले तो ये स्वर्ग है। कट्टरता की जरूरत ही नहीं। कट्टरता तो यू फॉलो योर रिलीजन। जब आप उस कट्टरता है ही नहीं, उसमें तो प्यार का नाम ही धर्म है। उसमें तो केवल प्यार है जी, और दूसरे के लिए इज्जत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब कुरान मजीद कहती है जी कि देखिए आप खाना खा रहे हो कि आपके रिश्तेदार भूखा तो नहीं है, पड़ोसी भूखा तो नहीं है, गांव में कोई भूखा तो नहीं है। ये बताइए ना, आप ये करोगे तो कौन भूखा रहेगा। तो सिखों का यही हाल है। तो गुरु साहब ने कहा जब घर में खाना बनता है तो बाहर आवाज लगाओ कि भैया कोई भूखा है तो आ जाओ। तो इस ऐसे भी हुआ लड़ाई के मैदान में, दूसरी फौजें, दुश्मनों के लोग खाना खा गए, ये भूखे रह गए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम आपको खाना नहीं खाएं। आज भी लंगर में जाइए और हाँ खाइए। सो सारे धर्म ग्रंथ ऐसे ही हैं, कोई भी बुरा नहीं है। तो उसमें ये सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, देश से प्यार करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। इसमें ही हम सब का भला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए। साथियों, आपको पॉडकास्ट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और सर ने बहुत बेबाकी से जवाब दिए हैं सवालों के। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।